मासूम लोग, बेगुनाह लोग जो है ना, इस टेररिज्म का शिकार हुए हैं। और इस टेररिज्म में जो विक्टिम बने हैं मासूम लोग, उसमें मोर और लेस बहुत बड़ा सिरा हमारे पास जो एविडेंस मौजूद है वो हिंदुस्तान की रियासत की तरफ जाता है। कुलभूषण यादव वो कोई आरएसएस का प्रचारक नहीं था, वो रॉ का सर्विंग ऑफिसर था एंड इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। ये यहाँ पे टेररिज्म करवा रहा था, लोगों की कत्ल गारतगिरी करा रहा था। शशि थरूर साहब समझते हैं कि उनकी खूबसूरत अंग्रेजी से और उनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। वो उनकी ज़बान की स्किल से तो पता नहीं मुतासिर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये उनकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट होगा। हमारा केस मॉरल केस है, हमारा केस सच पे मबनी है। बिलावल साहब वो पाकिस्तान का केस बड़े इफेक्टिव अंदाज में प्रेजेंट करेंगे। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, दे वर लिटरली begging from Ajit Doval to Modi to all the global players कि प्लीज़ एस्केलेशन ख़त्म करवाएं, क्योंकि इट इज़ गोइंग नाउ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जब आप पॉलिटिकल अपोजिशन को पॉलिटिकल एनिमिटी में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो देन डेमोक्रेसी डाइज। ये जो हार और जीत वाली माइंडसेट, इसके तहत तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो भी रेमेडी उनको मैसर आएगी वो थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ ही होगी। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने भी इंटरनेशनल दुनिया से इंटरेक्शन का आगाज़ किया है। अज़रबैजान जाएंगे, ईरान जाएंगे, तुर्किया जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया की जानिब से भी इस तरह का आगाज़ हुआ, लेकिन जो शशि थरूर हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उनका कहना था कि पाकिस्तान जो है वहाँ पनाहगाहें हैं दहशतगर्दों की। तो आप सिर्फ अप्रैल का डाटा अगर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। बल्कि आप तो बिल्कुल आप बिल्कुल बल्कि उस सेनेट में आपकी जो तकरीर थी बड़ी वो रुला देने वाली तकरीर आप कर रहे थे। और अप्रैल में दहशतगर्दी के तकरीबन 77 हमलों में 70 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और बच्चों वाला सानेहा जो है, जो सबसे बड़ा सानेहा है, वो बिल्कुल आपके सामने है। क्या आप देख रहे हैं, फोर्स ही क्या कर पा रहे हैं? जी काकड़ साहब। बहुत शुक्रिया शहबाज। देखें फाद, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है। पाकिस्तान में न सिर्फ अप्रैल के माह में, अगर आप पिछले पूरी एक दिहाई को देख लें या 2 दिहाइयों को भी एक देख लें, तो एक तसलसल के साथ 90,000 से अब तो बहुत ज़्यादा उसकी तादाद बढ़ गई है। लोग, मासूम लोग, बेगुनाह लोग जो है ना, इस टेररिज्म का शिकार हुए हैं। और इस टेररिज्म में जो विक्टिम बने हैं मासूम लोग, उसमें मोर और लेस बहुत बड़ा सिरा हमारे पास जो एविडेंस मौजूद है वो हिंदुस्तान की रियासत की तरफ जाता है, हिंदुस्तान के स्टेट एक्टर्स की तरफ जाता है। कुलभूषण यादव, एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि वो कोई आरएसएस का प्रचारक नहीं था कि जी उसने आरएसएस के एक ट्रेनिंग कैंप से होता हुआ जो है ना, फिर उसने कहा कि चलो बलूचिस्तान में चले जाते। वो रॉ का सर्विंग ऑफिसर था एंड इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। कि आप एस्पेनिज के लिए नहीं गए हैं। एस्पेनिज के लिए जाना भी शायद मेरी समझ में आता, हमारी तरफ से चले जाते हैं जासूस दूसरे ममालिक में, उनके हमारे तरफ आते हैं, कुछ निकल जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। ये यहाँ पे टेररिज्म करवा रहा था, लोगों की कत्ल गारतगिरी करा रहा था। और जो स्टेटमेंट्स उसने दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स के कॉन्सिक्वेंस के तौर पे वो वाक़यात हुए हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो 100% मौजूद है। और आप देख लें, उन्होंने चुप साधी हुई है, उसके बाद कोई बात उस कुलभूषण पे नहीं करे। ये तो एक कुलभूषण का मैंने बताया आपको। आप मनमोहन सिंह के साथ जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एक डॉसियर हमने शर्म अल शेख में दिया था जी। डेविड चक हैगल जो स्टेट वो थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने पब्लिकली कहा कि हिंदुस्तान, जब अशरफ गनी साहब और करज़ी साहब वगैरह की हुकूमत थी, कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को बलूचिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल करता है। एक सैटेलाइट और वेसल स्टेट अफ़गानिस्तान बनी हुई थी फॉर रॉ ड्यूरिंग दैट टाइम। और ये अब किसी से ढकी छुपी रही नहीं है। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का ये भयानक और बेहुदा चेहरा जो है ना, उनका पता है। अगर शशि थरूर साहब समझते हैं कि उनकी खूबसूरत अंग्रेज़ी से और उनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, तो अंग्रेज़ों की मादरी ज़बान है, वो उनकी ज़बान की स्किल से तो पता नहीं मुतासिर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये उनकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट होगा जब आप उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा, शशि थरूर साहब हो या कोई और साहब हो।
हमारा केस मॉरल केस है, हमारा केस सच पे मबनी है, और मुझे उम्मीद है कि बिलावल साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ख्याल में एक डेलीगेशन जो वो कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, वो पाकिस्तान का केस बड़े इफ़ेक्टिव अंदाज में प्रेजेंट करेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं इस काम में और वो भी अपना रोल प्ले करेंगे। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप इस पूरे क्राइसिस में देखें कि इंडिया हैज़ नॉट लॉस्ट जस्ट एयरक्राफ्ट्स और देयर डिफेंस बैटरीज और अदर weapons in their inventory. The biggest thing which Indians have lost is credibility. तो शशि थरूर साहब को ये बात बिल्कुल जहन में रखनी होगी कि वो हाईली इनक्रेडिबल हाईली जिस नॉन क्रेडिबिलिटी जिसकी है वो उस बयानिए का दिफा करने या उसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो करें अपना काम, हमें क्या। ठीक, आप बड़ी अहम बात कर रहे थे अभी, आप जैसा फरमा रहे थे कि शशि थरूर जो है उनका सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो उन्हें बचा नहीं पाएगा। उसकी आप एक एग्जांपल भी ले लीजिए कि करण थापर जो है वो शशि थरूर से पूछ रहे थे सारा कुछ, एक इंटरव्यू, तो करण थापर जब उनसे पूछ रहे थे तो करण साहब ने उनको याद करवाया कि भाई आप तो गवर्नमेंट की तर्जमानी कर रहे हैं, तो आप तो गवर्नमेंट में नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आप तो अपोजिशन में है। तो इस हद तक वो कन्फ्यूजन का आजकल शिकार हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा काकड़ साहब, मैं आपसे दूसरी बात जो जानना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया में आवाज़ें उठ रही हैं वो वहाँ के दिफाई तजियाकार हों या सीनियर वहाँ के सिटीज़न या सिविल सोसाइटी, वो बार बार कह रही है कि आपने श्रीलंका पीस मिशन था आपका, वहाँ का आपको पता था कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, आपको 65 की जंग की कैजुअलिटीज़ पता हैं जो इंडिया में हुई, 71 की जंग की कैजुअलिटीज़ आपको पता हैं, तो आप हमें ये डाटा क्यों नहीं दे रहे? और आपकी पब्लिक तो इंटाइटल्ड है टू नो कि उसे पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ है, कितने रफाल गिरे हैं। ये डिस्कशन सर वहाँ चल रहा है। देखिए, पता इस डाटा इस जंग का भी उनके पास मौजूद है, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है या उनके पास डाटा नहीं है। चैलेंज ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट उन्होंने शेप अप कर दिया था, डिज़ाइन कर दिया था, जहाँ पे वॉर हिस्टेरिया थिएट्रिकल अंदाज में क्रिएट कर दी गई, मीडिया में, पार्लियामेंट में, सिविल सोसाइटी में, मोर और लेस उस हिस्टोरिकल थिएटर में उन्होंने जो वॉर गेमिंग की, उसमें पाकिस्तान खाकम बदान तबाह हो चुका था। कराची, लाहौर, हमारे एयर बेसेस, हम ऑलमोस्ट द एंटायर 240 मिलियन पॉपुलेशन वाज ऑन इट्स नीज, और हम वी वर बेगिंग कि किसी तरीके से हमें ज़िंदा रहने का हक दिया जाए। अब जब इस वॉर गेमिंग की जो कंप्यूटर पे चल रही थी, वो जब उसका ख़ात्मा हुआ और रियलिटी चेक आया, वो उसके बरक्स हो गया। बरक्स क्या हुआ कि इनके सारे हथियार मारे गए, इनके एयरक्राफ्ट्स मारे गए, इनकी इन्वेंट्री में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सारी की सारी जो है ना एलिमिनेट हो गई। ठीक। एंड दे वर, मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, दे वर लिटरली बेगिंग फ्रॉम अजित डोवल टू मोदी टू ऑल द ग्लोबल प्लेयर्स कि प्लीज़ एस्केलेशन ख़त्म करवाएं, क्योंकि इट इज़ गोइंग नाउ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अच्छा, आप ये तो बता रहे हैं कि आप ये वो रियलिटी चेक जो है ना वो अब तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, दे वर बेगिंग। मजीद आप अगर एक्सप्लेन कर सकें प्लीज, अगर आपके पास मार्जिन है। देखें जितने भी रीजन के प्लेयर्स हैं, वो चाहे हम दोनों ममालिक में जो कॉमन ममालिक हैं जिनके साथ दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको राब्ता करना, अमेरिकन्स को राब्ता करना, क्यों बार बार ये इनकार कर रहे हैं अमेरिकन्स का? और ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं कि मैंने सुलह कराई, ये मैंने सीज़ फायर करा है। हम तो एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं ट्रम्प प्रेसिडेंसी। आप बेसिकली कह रहे हैं कि चाइना के साथ जो जयशंकर का राब्ता हुआ और ईरान के साथ जो हुआ, तो ये दो ममालिक के साथ भी उन्होंने यही बात की कि आप इसे जंग बंदी करवाने में कोई हेल्प करें। तमाम ममालिक के साथ, नॉट जस्ट चाइना, नॉट जस्ट ईरान, GCC, अमेरिका, तमाम ममालिक के साथ उन्होंने जब ये हिट हुए, उसके बाद मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये फिर फ़ोन से दूर नहीं हुए हैं, फ़ोन पे फ़ोन घुमाते गए। वो उनके जो एक डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने ख़ुद ये तस्लीम करते हुए, ज़ाहिर उनके पास भी अपने साइड की इन्फॉर्मेशन होगी, उन्होंने कहा जनाब जब इन्होंने पाकिस्तान ने रिटालिएट किया तो उसके बाद माँ सिवाय फ़ोन घुमाने के इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको पता लग गया था कि व्हाट नेक्स्ट में तो
बात बड़े ख़तरनाक सतह पे जानी थी। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है काकड़ साहब, जो वहाँ का इंटेलिजेंसिया है, जब देखें वहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लास खास तौर पे जब क्लैप्स करती है तो फिर बचता कुछ नहीं डिफेंड करने के लिए, क्योंकि डिफेंस लेने के लिए उनके पास है कुछ नहीं। जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो फिर अपनी गवर्नमेंट से सवालात पूछती है। उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो कह रही है उन्हें कि सिंदूर जो है वो उनकी रग रग में खून बन के जो है वो भाग रहा है। वहाँ मीम्स बन रही हैं कि एक केमिकल वाला आपका सिंदूर जो है वो खून कैसे बनेगा, तो बड़ा वहाँ शुगर लगा हुआ है इस मामले को लेकर। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि वहाँ का इंटेलेक्ट जिस बुरे तरीके से, भयानक तरीके से गिरा है, उसके पीछे एक ही सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट कि सीज फायर इंडिया ने कैसे किया। आपकी जाती अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये सीज फायर कैसे हुआ? अभी आप कुछ डिटेल्स उसकी दे भी रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल ग्लोबली अगर देखें इसे तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस मुद्दे को लेकर? देखें, जो हिंदुत्व की फ़िलासफ़ी है ना, जो प्राइमरीली जो है नॉर्दर्न इंडिया, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जिसको कहते हैं, बिहार और महाराष्ट्र और ये पूरा जितना इलाका है जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और ये कंसंट्रेटेड है इस हिंदुत्व की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के साथ। ये इवेंचुअली मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने जिस अंदाज में एक आइडल, एक बुत पॉलिटिकल नैरेटिव का क्रिएट कर दिया था और जिसमें उन्होंने एक रिविजनिस्ट, बदकिस्मती से जो जिसको ये इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व सरवारकर साहब ने लिखा है, उसमें इन्होंने डिलूजनल कर दिया इस पॉपुलेशन को। और इस डिलूजन में रहते हुए वो समझते हैं कि बाबर जो हिंदुस्तान में आया था उसका बदला भी अब हम लेंगे, दिल्ली सल्तनत में जो कुछ हुआ उसमें भी हम बदला लेंगे, और उसमें उन्होंने एक सो कॉल्ड विक्टिमहुड की सेंस जो है ना और सो कॉल्ड हिंदू नेशन को ट्रांसफ़र कर दिए और उस विक्टिमहुड की बुनियाद पर वो एक रिविजनिस्ट फ्यूचर ग्लोरीफाइड नेशन को अटेन करना चाहते हैं। अब ये एक ऐसा गोल है जो कि साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको हासिल करना बड़ा चैलेंजिंग है। अच्छा, इसमें जो हिंदी स्पीकिंग का नॉर्थ है ये इसको तो उन्होंने बिल्कुल डिल्यूजन करके पागल बना दिया है, लेकिन जो साउथ है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, बाकी जो इनके एरियाज़ हैं, जो ड्रविडियन रेस के लोग हैं, वो उनके जहनों में उनकी जो तारीख़ की इंटरप्रिटेशन है वो अरब ताजरों के साथ है। वो पहला मुसलमान जो वहाँ पे आया है वो ट्रेडर्स के ज़रिए उन्होंने कन्वर्जन की है टुवर्ड्स इस्लाम। सो वो बड़ा एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस है वहाँ पे। और अगर आप देखें कि इनकी जो प्रोग्रेस है, चाहे इनकी सिलिकॉन वैली है, बैंगलोर और बाकी जितने एरिया हैं, वो सारे साउथ में है। और ये जो नॉर्थ है ये तो अभी तक करोड़ों लोगों को बाथरूम नहीं प्रोवाइड कर सके हैं और चल पड़े हैं एशिया को डोमिनेट करने। इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि जो साउथ के रेजिडेंट्स हैं वो ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि यार हमारे टैक्स पेयर्स का जो पैसा है ये सिर्फ इस हिंदुत्व की जो बेहुदापन है इसी पे अगर रहना है तो फिर ये अपने लिए कोई बंदोबस्त करें और शायद ये कोई पॉलिटिकल डिफरेंट या सेपरेट यूनियन के तौर पे आएँ और वो कहें कि जी हम अपनी ज़िंदगी ख़ुद गुजारते हैं, ये जाने और इनका पाकिस्तान सेंट्रिक अप्रोच जाने और चाइना के साथ लड़ाइयाँ जाने। हम तो कम से कम अपनी नस्लों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करें, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहें और अपने लोगों का मुस्तकबिल ठीक करें। ठीक। अच्छा, अब काकड़ साहब मैं कुछ आपसे कोई पॉलिटिक्स के हालात भी जानना चाह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इनवाइटेड थे फील्ड मार्शल साहब की जानिब से जो डिनर दिया गया उसमें, लेकिन वो नहीं आए, वो स्किप कर गए। दूसरा, अभी आप अपोजिशन जमातों को कहाँ देख रहे हैं जो जंग के दिनों में बड़ा इत्तेहाद था आपस में और सारे इंडियन फ्रंट को लेकर बात कर रहे थे, उसी पे अपने स्टेटमेंट्स भी दे रहे थे, उसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता जारी बात है जब आप लोकल पॉलिटिक्स की तरफ वापस लौटेंगे, नॉर्मलाइज होंगे तो ये चीज़ें डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। फिर आप कहाँ देख रहे हैं इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को, या आप देख रहे हैं कि ये एक सुनहरी मौका था, इस मौके पर गवर्नमेंट भी दिल बड़ा करके उनकी रिहाई का फैसला कर सकती थी, या इमरान खान साहब भी बहुत सारी चीज़ों पर एक कदम पीछे जाकर बहुत सारे फैसले ले सकते थे? आपकी अंडरस्टैंडिंग इस मुद्दे को लेकर सर? देखिए फाद, मेरा तो इस पर एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान में जो है ना, आप ये ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है। याद रखें, लोग जो है ना हमें सोशल मीडिया पे भी गालियां बकते हैं, दूसरी तरफ भी जो है ना एक बहुत ही
क्या कहते हैं कि रेडिकलाइज किस्म के व्यूज़ आपको उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन कूल हेडेडली अगर आप इसको देखें, जितनी भी जमहूरियतें हैं ना, वो ट्रांजिशन से होते हुए सेटल डेमोक्रेसी की तरफ जाती हैं। ठीक। अगर आपने जमहूरी अंदाज में, जमहूरी तौर पर, माशरे के तौर पे, रियासत के तौर पे सर्वाइव करना है, उसमें एक किताब के रेफरेंस में आपको दूंगा, हाउ डेमोक्रेसी डाइज। ठीक है। जो एक मेन नुक्ता उस किताब का या थीम है वो ये है कि जब आप पॉलिटिकल अपोजिशन को पॉलिटिकल एनिमिटी में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो देन डेमोक्रेसी डाइज। अगर आप इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं तो आप सियासी अपोजिशन को या मुखालफत को पॉलिटिकल दुश्मनी में ना बदलें। शॉर्ट ऑफ दैट आप जितना रहेंगे ना तो निज़ाम चलता रहेगा। हाँ, मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि जो प्लेयर्स ये समझते हैं कि इस दुश्मनी में क्या होता है, दुश्मनी में एक फरीक हारना चाहता है, दूसरा फरीक जीतना चाहता है। हारना नहीं चाहता है, हार जाता है और दूसरा फरीक जीतता है। ये जो हार और जीत वाली वो है ना माइंडसेट, इसके तहत तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप को एग्जिस्टेंस की तरफ, रिलेटिव नॉर्मलिटी की तरफ, आज की हुकूमत कल की अपोजिशन बन सकती है, आज की अपोजिशन कल की हुकूमत बन सकती है, अगर आप इन रेफरेंसेस के साथ, इन प्रिंसिपल्स के साथ खेलना चाहें तो निज़ाम बहुत बेहतर अंदाज में चलता रहेगा। और अगर आप उसको बिल्कुल अपसाइड डाउन चैलेंज करेंगे तो फिर तो आप कुछ भी जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, नॉट फॉर पाकिस्तान। कहने का मतलब है कि अब इमरान खान आपको फिलहाल जेल में ही नजर आ रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछना चाहूँ आपकी अपनी राय। देखिए, मैं जी, अगर मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो भी उनको अगर रेमेडी मिलेगी ना तो वो कोर्ट्स से ही मिलेगी, जब भी मिली। और अदर देन कोर्ट्स किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के तहत रेमेडी मिलना, वो मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हो भी सकता है, आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी रेमेडी उनको मैसर आएगी वो थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ ही होगी।